अमित शाह यहाँ आए, बड़बोले हैं और बेहद बदतमीजी से बात करते हैं कार्यकर्ताओं से। उनका वो भाषण मैंने भी सुना था। धमकाया कार्यकर्ताओं को और ये कहा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जो कुछ है वो पार्टी है। और वो संदेश सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में शिवराज सिंह चौहान के लिए था। शिवराज सिंह को रह रह के मोदी की आंख में कस सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपने विपक्षी पार्टी के भीतर हो या बाहर हो, उसकी लाइन को मिटा देते हैं, उसको राजनीति के परिदृश्य से हटा देते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उनकी लाइन उनसे बड़ी है। दीवार पर लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी से शिवराज सिंह चौहान चुनावी राजनीति में सीनियर हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी शाह के बीच ठनी हुई है। क्यों ठनी हुई है? बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। उनको लेकर लगातार खींचतान हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और खबरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी है, उसे लेकर हम बीते लंबे वक्त से देख रहे हैं और ये निकलता बार बार दिखता है कि अब मोदी और शाह को संघ और आजादी देने के लिए तैयार नहीं है। साथ में अब संघ ये भी चाह रहा है कि मोदी जी, आपका दौर हुआ पूरा, कर दीजिए कुर्सी खाली और हम जो बताएं वो काम आप आगे देखिए, करिए। अब मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो बेचैन है, वो अपना खेल खेल रही है। वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे इसे लेकर तमाम कयासबाजी है, अटकलें हैं और इन सब के बीच गुजरात से एक खबर मिली है। संघ के सूत्र हैं, हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि संघ ने पूरी स्क्रिप्ट लिखकर तैयार कर दी है और थमा भी दी है मोदी शाह को। उन्हें बता दिया है कि अब आपको आगे क्या कुछ काम करने हैं, कौन क्या पद संभालेगा और कहीं यह भी तय कर दिया है कि अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी किसे देने की मंशा संघ की है। तो तमाम अटकलें हैं, तमाम संभावनाएं और ये खबरें हैं सूत्रों की। अब तो सूत्र बहुत चल रहे हैं, हम देख या पा रहे हैं लगातार जो खबरें आ रही हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो पहलगाम आतंकवादी नरसंहार रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, फिर सीज फायर के बाद की खबरें और अभी जब ये बिहार में सारा कुछ चल रहा है, जो SIR का मसला मुद्दा है, वहां भी खबरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोर्सेज से सही हो रही खबरें। तो कहीं जो संघ के सूत्र जो कह रहे हैं हमारे पत्रकार साथी को, वो ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संजय जोशी ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन करें और उनकी मंशा है कि अब मोदी जी बहुत बिना चूं चपड़ किए, बिना कोई इफ एंड बट लगाए चले जाएं, राष्ट्रपति पद की कुर्सी को संभालें। अमित शाह के लिए भी भूमिका तय कर दी है, ये निकल रहा है कि आइए वापस छोड़ दीजिए जो बदनामी हो रही है देश में, जो आपका गृह मंत्रालय है जिसकी वजह से, तो आप वो छोड़िए और आइए गुजरात संभाल लीजिए, आपको दिया। यानी कि अब इस तरीके की कोई ध्वनि है कि 2 पद हमारे, 2 पद तुम्हारे, और हम दो हमारे दो तो मोदी और शाह है, तो विकल्प कुछ बचते नहीं। बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं दोनों। अब वो स्थितियां नहीं है जब से 240 पर आकर टिक गई है भारतीय जनता पार्टी। जो मोदी का जो ब्रांड था वो पिट चुका है। आगे जो चुनौतियां हैं, अब यही कुछ संघ चाहता है, ऐसा निकल रहा है और बड़ा दिलचस्प सा नजारा है। और इस सबके बीच में अलग अलग नाम, अलग अलग चेहरे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत सारी चीजें हैं, कयास भी है, अटकलें भी हैं जैसा मैंने कहा, और सोर्सेस कुछ कुछ कह रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति है, मैंने कहा ना कि 2 साल हो गए, JP नड्डा के सक्सेसर नहीं निकल पाए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और विश्व गुरु के हाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है वो देख रहे हैं। ऐसे में संघ चाहता है कि हर स्तर पर चीजें सुधरें, चाहे वो मुसलमानों को लेकर जिस तरीके का एक रवैया है उसको लेकर भी कहीं नर्म एक संघ का रवैया दिखलाई पड़ रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो चाहता है कि जो भद्द पिटी है, जिस तरीके से हम आके जिस जगह खड़े हुए हैं वहां को सुधार हो, देश में जो स्थिति है उसमें को सुधार हो, ये भय का जो माहौल है। और वैसे भी संघ प्रमुख बार बार कहते थे कि जो मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं ढूंढिए, और जो मुसलमान भी हमारे ही भाई, इस तरह की बहुत सारी चीजों उन्होंने कही। और अभी 2 दिन पहले तो हरियाणा में आपने देखा कैसे मुस्लिमों के बीच गए थे और वहां कुछ हो रहा है कि आपस में एक दूसरे ने कहीं कुछ संकेत दिए कि मंदिर और मस्जिद है, या जो स्कूल और जो मदरसे हैं इनके बीच में संवाद होना चाहिए, संवाद का कार्यक्रम था। सारी चीजें हैं। तो हम इन्हीं सब विषयों पर जो चल रहा है, अटकलें हैं, दौर है, सोर्सेस की खबर है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास। और मैं
बातचीत शुरू करने के पहले मित्रों बता दूं कि ये लंबी होगी बातचीत, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो इसे हम बहुत कम वक्त में समेट नहीं पाएंगे। संभव है कि ये चर्चा लंबी होगी, तो धैर्य से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जो राजनीति देश की जो बीजेपी की है या देश की राजनीति मोड़ ले रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़, टर्निंग पॉइंट, वो आपको बहुत कुछ ये हमारी चर्चा से निकल कर आएगा। तो सुनिए धैर्य से, और मैं चलता हूं सीधे खास मेहमान के पास, जोड़ता हूं। जुड़ गए हमारे साथ हैं अरुण दीक्षित जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में आपने सेवाएं दी, मैं बार बार बताता हूं, लंबा दीर्घ अनुभव और बड़ा बारीक पैनी निगाह नजर रखते हैं। अरुण जी, मैं यहीं से शुरू करूंगा कि 2014 में प्रोजेक्शन था और शिवराज सिंह चौहान फिर जिस तरीके से रहे, सारा कुछ हुआ, और 23 में उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका गया, फिर उन्हें लेना पड़ा केंद्र की सरकार में। और अब जब निकल रहा है, जो कह रहे हैं गुजरात से जुड़े जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, सूत्र जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, वो कह रहे हैं कि तय हो गया है, संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री और मोदी जी को राष्ट्रपति, और साथ में जो अमित शाह है उनकी वापसी गुजरात, मुख्यमंत्री गुजरात। कैसे देखें, कैसे लें? ठीक है, सब कुछ अटकल भी कह सकते हैं, कयास भी कह सकते हैं, सूत्र है, सोर्स है संघ के, अगर ये लोग कह रहे हैं तो इसमें कुछ हम देख सकते हैं, कुछ चीजें आगे संभावित कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं। टिप्पणी आप। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। अटकलें कब आती हैं, अटकलें क्यों आती हैं? आग भले ही वो गाड़ी के साइलेंसर से अंदर जल रही हो, बाहर नहीं दिख रही हो, सिगरेट की तो चमकती है, लेकिन जब कोई ट्रक या कोई बड़ा मशीनरी, कोई इंजन, जीप, कार का चलता है तो उसके अंदर की आग किसी को नहीं दिखती है। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अंदर जो आग लगी है वो कार के इंजन की तरह है कि अंदर अंदर सब कुछ जल रहा है, धुआं साइलेंसर से बाहर आ रहा है। अब ये नॉन पोल्यूटिंग दौर में भी इनका धुआं बाहर आ रहा है। इस वजह से आज हम और आप यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अटकलें हैं, लेकिन अटकलों का एक आधार भी है। और आधार सबसे पहले आप ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा है तमाम बातों के बाद भी। क्यों भाई? राज्यों में चुनाव हो गए, केंद्र का क्यों नहीं हो पा रहा है? अटकल है, कहीं ना कहीं कोई मतभेद है संघ में और बीजेपी में। दो चीजें बड़ी साफ है। संघ कहता है हम सामाजिक संगठन है, बीजेपी कहती है संघ से कोई लेना देना नहीं। ये ठीक उसी तरह से है कि चूड़िया बिछिया जो पहने हैं ना, मतलब चूड़ी बिछिया पहन के संघ के नाम का है बीजेपी के पास, भले उन्हें मातृ संगठन कह लें चाहे पितृ संगठन कह लें, है उनके अधीन, लेकिन कोई संबंध नहीं है। बड़ा अलग तरह का, बड़ा हास्यास्पद रिश्ता है इनका कि बहुत जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं, एक घर में हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं है। अब जो बात आपने कही शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी के रिश्ते पर पहले बात करूंगा मैं। देखिए, ये दीवार पर लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी से शिवराज सिंह चौहान चुनावी राजनीति में सीनियर हैं। सबसे पहले वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष से पहले वो विधायक चुने गए थे बुधनी से। उसके बाद तब नरेंद्र मोदी शायद भिक्षा मांग कर खा रहे थे या कुछ ही संघ के प्रचारक के तौर पे काम कर रहे थे, नहीं कह सकते। लेकिन उस वक्त, उसके बाद जब अटल जी ने लखनऊ और विदिशा से चुनाव जीता और विदिशा की सीट छोड़ी लोकसभा की, फिर शिवराज विदिशा से सांसद चुने गए। तो नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति में कब आए? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने 10 साल बाद। शिवराज सिंह उससे पहले लोकसभा में रह चुके, विधानसभा में रह चुके थे। अब 2014 की बात आती है और एक और चीज बड़ी साफ है, मोदी और शिवराज सिंह की उम्र में लगभग 9.5 साल का अंतर है। ये चीज भी बहुत साफ है। तो आपको याद होगा जब 2014 का समय आया था तो एक बार को ये बात आई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खींचतान हुई थी और एयरपोर्ट से लेके और रेत घाट तक वीआईपी रोड पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, पोस्टर्स, बिल्कुल बड़े बड़े होर्डिंग, मतलब कम से कम 40 होर्डिंग लगे थे, मैंने देखे थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम जैसे ही डिक्लेयर हुआ और शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार थी और अच्छे बहुमत की सरकार थी, वो रातों रात होर्डिंग उतरे थे। तब ये माना गया था कि नरेंद्र मोदी की दादागिरी के आगे पार्टी भी झुकी है, संघ भी झुका है और शिवराज सिंह को झुकना पड़ा है। उसके बाद की स्थितियां देखिए आप लगातार। तब 18 का लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो है
सबसे 13 के बाद 18 हुआ, जबकि मोदी आए थे तब शिवराज सिंह जीत चुके थे। 18 के चुनाव में बहुत मुश्किल हुई और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई क्योंकि 7 सीटों का अंतर रह गया था। कमलनाथ की सरकार चूंकि 114 कांग्रेस ने जीते थे, 109 या 108 इन्होंने जीते, 109 थे बीजेपी, तो 5-6 का अंतर था। फिर वो निर्दलियों के समर्थन के बाद उनकी सरकार बनी। बाद में जो हुआ, खरीद फरोख्त हुई, जो कुछ है वो दीवार पे लिखा है, किसने कौन बिका, कहाँ गया, ये भी सब मालूम है। जितने बिके सब कांग्रेस में से छोड़ के जो जहां गए वो भी आप जानते हैं। लेकिन बाद में शिवराज सिंह को उनकी मुख्यमंत्री इसलिए बनाना पड़ा कि संघ का दबाव था, अन्यथा शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाते और वो रास्ते से हटा दिए जाते। सरकार बनी और चली। फिर मौका आया 2023 का। 23 आते आते मोदी और शिवराज सिंह के बीच में जो बहने वाली नदी थी उसमें बहुत सारा पानी बह गया और ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, चाहे पटवाजी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उसने तय किया कि वो बिना दूल्हे की बारात निकालेगी। श्रीमान अमित शाह यहाँ आए, बड़बोले हैं और बेहद बदतमीजी से बात करते हैं कार्यकर्ताओं से। उनका वो भाषण मैंने भी सुना था, जब उन्होंने एक तरह से धमकाया कार्यकर्ताओं को और ये कहा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जो कुछ है वो पार्टी है। और वो संदेश सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में शिवराज सिंह चौहान के लिए था और तभी कोई नाम घोषित नहीं किया गया। मतलब वो मुख्यमंत्री मैं माफी चाहूंगा, मैं टोकते हुए, मतलब आप ठीक है उसको थोड़ा संक्षिप्त करिएगा, बहुत सारे सवाल हैं, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, लेकिन हम जितना कम कर दिए, हम अभी ताजा मुद्दों पे बात करें, प्लीज करिएगा। ताजा मुद्दा वही आ रहा है कि उसके बाद शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा लाया गया और उसके बाद बीजेपी जीती। हालांकि शिवराज सिंह चौहान लीड में थे और उन्होंने सवाल भी उठाया। जब उनको बिल्कुल किनारे किया गया तब उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में जाके बुधनी में कहा था मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। बाद में उन्होंने वहां कहा था, वो जो एक ट्राइबल एरिया में कहा, मंडला में दूसरी बात कही थी। मंडला डिंडोरी की सभा में ये कहा था, नहीं ये पहले बात सीहोर जिले की बैठक में थी। उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और उसी में जोड़ा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उसके बाद नजरिया बदला था और शिवराज सिंह की उस वक्त की स्थिति में बदलाव आया था। उसके बाद क्या हुआ, 166 सीटें जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान उस टीम के, उस सरकार के मुखिया थे, तो नरेंद्र मोदी ने चेहरा बदल दिया। और यही नहीं, सारे राज्यों में, एक तेलंगाना को छोड़ के सब जगह चेहरे बदल दिए। तो ये माना गया था कि नरेंद्र मोदी उनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। और एक बात और कहूं अगला सवाल लेने से पहले, कि राजनीति में आमतौर पर एक सिद्धांत रहा है कि नेता अपनी लाइन बड़ी करता है, अपने विपक्षी की लाइन छोटी करता है। नरेंद्र मोदी अपने विपक्षी पार्टी के भीतर हो या बाहर हो, उसकी लाइन को मिटा देते हैं, उसको राजनीति के परिदृश्य से हटा देते हैं। आप गुजरात देख लीजिए, उसके बाद के राष्ट्रीय नेताओं को देख लीजिए, और आज जो हैं, मैं उन दोनों के नाम लेता हूं, आप जो है नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को देख लीजिए आप। तो ये लाइन खत्म करने का, लोग लाइन बड़ी करते हैं, नरेंद्र मोदी लाइन खत्म करते हैं। शिवराज सिंह की लाइन खत्म कर दी गई थी, इसके बाद भी उनको लोकसभा में इसलिए उतारना पड़ा क्योंकि संघ के सबसे प्रिय हैं शिवराज सिंह चौहान। आपकी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों के बीच भी उतने लोकप्रिय थे। उन्होंने मुसलमानों के यहाँ ईद पर जो परंपराएं थी कि राज्य का मुखिया जाना आना, वो सब करते थे। नरेंद्र मोदी के दबाव के बाद उन्होंने गोल टोपी पहनना और ईद की इफ्तार पार्टी करना और मुसलमानों के यहाँ जाना बंद किया था। आज भी जो भी हो वो सर्व स्वीकार्य हैं, उनकी विनम्रता के सब कायल हैं, उनके मित्र सब पार्टियों में हैं और संघ तो उन्हें पसंद करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उनकी लाइन उनसे बड़ी है और वो विनम्र है। मैं यही सवाल करने जा रहा था। देखिए, आपने कहा ना भय, और हम बार बार सुनते हैं, देखिए जितने हम गुजरात के मित्रों से बात करते हैं वो कहते हैं बहुत भीरू हैं,
जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको लेकर एक आम है, जिन्होंने बहुत नजदीक से देखा, उनका वो जो मुख्यमंत्री काल देखा, और जो उन्हें जानने वाले पत्रकार हैं देश भर में, वो भी कहते हैं। कल राहुल गांधी ने कहा ही, एक मिनट, हमने सबने देखा था जब पंजाब की एक सड़क पे ट्रैफिक जाम हो गया था, तब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के लिए मैसेज भेजा कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। सिर्फ ट्रैफिक जाम होने पे उन्हें मौत का खतरा आ गया था, ये बात उन्होंने कही थी। तो वो जी जो है जी, गुजराती ज्यादा अच्छे से जानते हैं। नहीं कहता नहीं, हमने तो देखा है, आपको भी ध्यान होगा, हमने उसको रिपोर्ट किया था जब छत्तीसगढ़ में वो कांड हुआ था, जब उन्हें टेबल के नीचे छुपना पड़ा था, जब आ गया था सामने बिल्कुल खड़ा होकर अपना जो भाई वहां का था वो ब्रजमोहन अग्रवाल अपनी टीम के साथ, तो कैसे छुपे थे, क्या हुआ था, वो हमने रिपोर्ट किया था। और उसके बाद ब्रजमोहन अग्रवाल आज तक उभर नहीं पाए जब से उनका ईरा शुरू हुआ है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं जो बात करने जा रहा था, देखिए बिटवीन द लाइंस की जो बात की, बहुत सारी चीजें कहती हैं, बताती हैं। आप उठा के देखिए कि 19 महीने हो गए हैं मध्य प्रदेश में निजाम बदले, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटे और उनको बाद में केंद्र में जाए हुए। केंद्र के इशारे पर जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, चुन चुन कर कुछ फैसले पलटे गए। उसके अलावा उनके जो बहुत निकटस्थ अफसरान थे, उनको कहीं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, या और जो मोदी जी के जो तोते हथियार हैं उसके थ्रू लिया गया। और अभी फिर एक एफआईआर हुई है, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में आपको कहा कि ये वही उस पर एफआईआर हुई है शिवराज सिंह चौहान ने 2012 में जिस संजय जो पाठक हैं उनकी जमीन के वो मामलों को निरस्त किया था। 16 में फिर जब वो सत्ता बीजेपी से हाथ में मिला लिया, आ गए इनमें, तो उसको बहाल कर दिया गया। अब उस फाइल का खुलना, एफआईआर दर्ज होना, और किसके खिलाफ हुई है, सुब्रतो राय साहब के सुपुत्रों के खिलाफ। क्या कहानी कहते हैं, और भी मैंने किस्से कहानी बाकी का है। इस पर एक नोट आपका, जितना संक्षिप्त और सारगर्भित होगा तो मैं आगे और सवाल कर पाऊंगा। अरुण जी, देखिए, जो आपने कहा, बहुत सारी चीजें हुई हैं। जिस दिन से वो हटे, बीच बीच में उन्हें पहले बोलना पड़ा था, जब तक वो संसद नहीं पहुंचे थे तब शिवराज सिंह चौहान ने कई बयान दिए थे। उनका संदर्भ देना अभी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन वो बोले थे। एक बड़ी चीज ये है कि क्यों, मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं कि उनके खिलाफ पहले सीबीआई ने जांच की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। व्यापम मामला, हाँ, सारी चीजें अभी भी वो जांच चल रही है, तमाम चीजें उठी। और ठीक जो कुछ हुआ है, मैं व्यापम आता है तो मैं ये कहता हूं कि उस व्यापम की काली कोठरी में शिवराज सिंह के साथ सब थे। परम आदरणीय संघ के नेता भी थे, भाजपा के नेता भी मैं ले थे। लेता हूं नाम, सुरेश सोनी जी जो आज सत्ता को चला रहे हैं, जो संगठन को चला रहे हैं, उनका नाम भी था, सुरेश सोनी जी का भी था, नरसिंह जी और का भी नाम था, उमा भारती जी का था। हाँ, सबके नाम आए थे। तत्कालीन गवर्नर राम नरेश यादव का भी नाम था। ये आया। जो चीजें हैं, मैं ये कहता हूं ठीक है, घोटाला हुआ सब है, पर या तो उसको सीबीआई तो फंसाती, सीबीआई तो पकड़ती। जिन चीजों की बात हुई है, सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई ने किनको पकड़ा है, किसका तोता है सीबीआई। लेकिन अब अचानक आपने जो नाम लिया, देखिए क्या हुआ है अभी। संजय पाठक नहीं, इकबाल सिंह बैंस को भी याद कीजिए। शिवराज सिंह के फैसले बदले गए वो अलग बात है, पर उनके आसपास रहे करीबी अफसर, अब इकबाल सिंह बैंस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनका एक करीबी मित्र कहा जाता है विदेश मैं ठगूंगा कि 2 बार एक्सटेंशन किसने दिया, मोदी जी ने दिया उनको। मैं वही कहने जा रहा जी, मैं वही कहने जा रहा था कि उस व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी किसने बनाए रखा, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अमित शाह ने, क्योंकि डीओपीटी के मिनिस्टर वही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह को रह रह के मोदी की आंख में कस सकते हैं वो। शिवराज सिंह कुछ भी हो, इतने लंबे समय से उन्होंने पारी खेली, अभी केंद्र में किसानों के कृषि मंत्री हैं, अभी भी उनकी मुहिम चल रही है। तो जहां उनकी जड़ काटने की कोशिश लगातार हो रही है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो घपले घोटाले हुए हैं। माइनिंग घोटाला है, नर्सिंग घोटाला है, व्यापम घोटाला है, डंपर घोटाला, ये सब हुए हैं। लेकिन इनकी जांच के बाद कहाँ क्या निकला, क्यों नहीं निकला, अब आप दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है, मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह की लिखी हुई नोटशीट इस वक्त मीडिया के पास घूम रही हैं। जिन संजय पाठक से जुड़ी हुई नोटशीट पब्लिक में है, कैसे पहुंची, सीएम ऑफिस से नोटशीट निकल के कैसे पहुंच गई। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये पहली बार हमें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी में डिफरेंस थी, वो आइडेंटिकल कांग्रेस नंबर 2 हो गई है। अब वो भारतीय जनता कांग्रेस है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये बीजेसी है, बीजेपी की बजाय। क्योंकि सारा पूरा चरित्र, भले ही कुछ लोग आए हों,
खरीदे फरोख्त सरकार बनाने के लिए जहां से लाए गए, उन कांग्रेस का पूरा चरित्र बीजेपी ने आत्मसात कर लिया है। और आज जो हो रहा है, चाहे वो नितिन गडकरी के खिलाफ हो, चाहे वो वसुंधरा राजे के खिलाफ हो, चाहे वो राजनाथ सिंह के खिलाफ हो, चाहे शिवराज सिंह के खिलाफ हो, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ हो, चाहे वो एकनाथ खड़से के खिलाफ हो, सारे और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता और तो और हरियाणा के नेता ले लीजिए, हिमाचल के नेता ले लीजिए, उत्तराखंड के नेता ले लीजिए, बिहार के नेता ले लीजिए, कहाँ है अश्विनी चौबे, कहाँ है गिरिराज सिंह, कहाँ बोल रहे हैं? ये सारी चीजें हैं जो सारा चरित्र दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं को भीतर खत्म करने की जो रणनीति चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो कांग्रेस की यूएसपी मानी जाती है। कांग्रेस इसी में मारती, कहा जाता था कांग्रेस को कांग्रेस मारती है। आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता कांग्रेस बनने के बाद अपने नेताओं को खत्म करने पे तुली है। और इस वक्त सबसे ऊपर निशाने पे शिवराज सिंह आए हैं, जो दिख रहा है। ये ठीक है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आंख के सामने उड़ती मक्खी सबको दिखाई देती है। दिख रहा है क्या हो रहा है। अब आगे जो आप बात करने जा रहे हैं वो मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछूंगा, मैं सवाल करता हूं आपसे, आप उस पर बोलिएगा। मैं सवाल ये करने जा रहा हूं। देखिए, मैंने एक बात कही कि यहाँ पुरानी फाइल है शिवराज सिंह चौहान की खुल रही, और आपने कह दिया, नाम भी लिया, चीफ सेक्रेटरी जो पुराने थे, और तमाम दिखता है कि बहुत सारी चीजें निशाने पर कैसे और किसके कहने पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे नोटशीट बाहर घूम रही। उमा भारती ने अभी पिछले सप्ताह एक बड़ा ऐसा सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा है, उन्होंने पटवा काल की भी याद की, 1990 से 92, उन्होंने दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा है 2005 से 2013 तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उनके दौर में स्वयं उमा भारती पर और स्वयं उनके पूरे परिवार पर बहुत प्रताड़ित करने जैसी घटनाएं, बहुत सारे मामले मसले रहे। ये उमा भारती, और वो कह रही उमा भारती, देखिए उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान में अदावत छुपी हुई नहीं है। क्यों थी, कैसे उनको किनारे करके शिवराज सिंह चौहान को गद्दी दी गई थी, उनके जो चाहती थी शेजवार को तो नहीं दी गई थी, और जो चाहती थी उनके मंशा थी अनूप मिश्रा को तो नहीं दी गई थी। लेकिन उमा भारती की जो तकलीफ है वो मोदी और शाह से भी उतनी ही है, उससे ज्यादा है बल्कि, कि उन्होंने कैसे उसको किनारे किया, उनको एक जन नेता को कैसे घर नेता बना दिया है। इस सब के बीच उमा भारती का जो ये कहना अभी 5 दिन पहले, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना, कहती रहती हैं वो, कई बार उनकी बातों को बहुत गंभीरता, लेकिन ये जो बिटवीन द लाइन, ये क्या कहता है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता रहा हूं कि उमा भारती अस्थिर चित्त हैं। उनका चित्त स्थिर नहीं रहता है। अगर चित्त स्थिर होता तो वो जो 2003 में उन्होंने करिश्मा किया था, 173 या 178 सीटें, 173 सीटें 173 बीजेपी, 230 में से 38 कांग्रेस और कुछ अन्य, ये था मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का 2003 का नतीजे का। 173 आज तक कभी नहीं आई, जब से 230 है, कभी नहीं आई। तो वो दौर कितने, उसके साथ उनका अपने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो है याद है लाल परेड ग्राउंड में जो है हम लोग तो उतरी थी, हेलीकॉप्टर से उतरी थी, जनसैलाब उमड़ा था। और उस 8 दिसंबर 2003 को जब शपथ ली थी विधानसभा, जो माफ कीजिएगा, जो परिसर पुलिस ग्राउंड के सामने, तो लाल परेड मैदान पे, तो वो भी देखा था कि क्या पूरा मध्य प्रदेश उमड़ नहीं। अब आप देखिए कि वो भगवा कपड़े पहन के पूरा भगवा संसार उन्होंने इकट्ठा किया था। हम और आप सब मौजूद थे। बड़ा मुहूर्त निकाला गया था, लेकिन अपने अस्थिर चित्त की वजह से वो 9 महीने में 8 दिसंबर से 8 अगस्त 23 अगस्त को उनका इस्तीफा हो गया था। तो ये जो चीज है, ये उमा भारती ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं किया, वो अपने पांव आरी से काटती रही हैं। अब जो बात आती है शिवराज सिंह के साथ, तो आप देखिए दुश्मनी कहाँ थी। जो मैंने अभी कहा कि बीजेपी में कांग्रेस के गुण तो थे, मध्य प्रदेश में तब कुशाभाऊ ठाकरे का वर्चस्व था और उनका विरोध करने वाला भी एक गुट था। प्यारेलाल खंडेलवाल जी उस गुट के मुखिया थे। उसमें नारायण प्रसाद गुप्ता, लक्ष्मी नारायण पांडे, कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर, लक्ष्मी नारायण शर्मा और उमा भारती, तमाम नाम आते थे, प्रहलाद पटेल, और ये सब चीजें, ये पूरी विंग थी एक तरफ। और एक तरफ पटवा जी थे, कैलाश सारंग थे, उनके संरक्षक ठाकरे जी थे, और शिवराज सिंह और तमाम टीम उनके साथ थी। लकीराम अग्रवाल भी उन्हीं के साथ, लकीराम अग्रवाल भी उन्हीं के साथ होते थे, लकीराम अग्रवाल थे, ब्रजमोहन अग्रवाल थे, पूरी टीम थी। तब जो हुआ था, तब से जो अदावत चली आई,
अब जो उमा भारती बहुमत से बनी और फिर अचानक एक झंडे के चक्कर में उनको फंसा के उनसे इस्तीफा ले लिया गया। आज देखिए वही बीजेपी है, कहां से कहां पहुंची है। आज आरोपी जो है कुर्सी पर रहते हैं और एक झंडारोहण के आरोप पे किस वारंट पे उमा भारती अपना इस्तीफा देके ट्रेन में बैठ के चली गई थी, और उन्होंने जो वो ट्रेन पकड़ी वो आज तक स्टेशन पे नहीं पहुंची है क्योंकि वो पटरी से उतर गई। असल समस्या क्या है उमा भारती के साथ कि उमा भारती अपनों को साथ लेके नहीं चल पाई। जो उनके साथ थे आज कोई नहीं है, वो अकेली हैं और मानसिक रूप से उद्विग्न है, अस्थिर है, कुछ भी बोलती हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से बात करें तो उनका बहुत कड़वा रिश्ता है। भले ही वो अपना बड़ा भाई बताएं, वो बहन बता के पांव छुए, लेकिन हम लोगों ने देखा है जिस वक्त प्रमोद महाजन शिवराज सिंह चौहान का नाम भाजपा विधायक दल की बैठक में पारित करवा रहे थे और उमा भारती विरोध करके बाहर निकली थी, एक विधायक उमा भारती के साथ नहीं चला था, एक नहीं आया था। और उमा भारती फिर नीचे उतरी और उसके बाद अयोध्या की पदयात्रा पे निकल गई। वो दूसरी पदयात्रा हुई उनकी, फिर उनका मध्य प्रदेश में पुनर्वास नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव भी लड़ा और बड़ा मलहरा में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक आईपीएस अफसर और अरविंद भदौरिया एंड टीम के साथ जो किया था, उमा भारती रोई थी वहां कि मेरी जान को खतरा है। तो वो जो बढ़ते बढ़ते फिर वो राजनीतिक बयान में खो गई, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी दिल्ली के खिलाफ, भाई प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और तमाम के लोगों की उस बैठक में जिसमें अटल जी और अडवाणी जी थे, उमा भारती चिल्लाई थी कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो वो सारा बदला उनसे लिया गया और वो अकेली पड़ी। शिवराज सिंह चौहान को वो नहीं चाहती थी। फिर कुर्सी पर अगर आप मुझे बैठा देंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा। ये बताइए ना, ये जो अभी उनका बयान है, क्योंकि हम मैं वहीं पर आ रहा हूँ, मैंने यही कहा कि इनकी अदावत इनसे है, फिर कहीं ये लाभ तो उन्हीं को। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अब आप देखिए उमा भारती को अब लग रहा है, बीच में उन्होंने मोदी जी का भी विरोध किया। जब शिवराज सिंह की सरकार थी तो वो पत्थर फेंकती थी शराब की दुकानों पे, कहीं किसी के जाके वो फेंकती थी, शराबबंदी करती रही। अब अचानक चुप्पी के साथ उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? अगर इतना कष्ट था तो जब वो केंद्र में सरकार आई मोदी की और मंत्री बनी, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया? आज सुंदरलाल पटवा जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन उस वक्त भी जो हुआ था वो आपने देखा है, मैं यहाँ नहीं था। बाद में जो हुआ है वो सब जानते हैं। दरअसल बात यह है कि अब उमा भारती को लग रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य तो खत्म हो चुका है। समस्या अब यह है कि करें तो क्या करें। तो उन्होंने देखा कि मोदी के इशारे पर कौन आ रहा है, यहाँ राजनीतिक बयार जो बह रही है, इसलिए अचानक उनको अपना पुराना समय याद आ गया। वरना अब 2013, 2005 से 2013, 13 से 25, एक युग 12 साल का बीत गया। क्या है? तो उमा भारती ये कोशिश कर रही हैं कि बिना नाम लिए शिवराज को कटघरे में खड़ा करके वो मोदी की नजर में अच्छा बनना चाहती हैं, क्योंकि मोदी को वो पिता भी बता चुकी हैं, भगवान भी बता चुकी हैं। लेकिन मोदी ने उनको मंत्रिमंडल में लेने के बाद जो निकाला, तो ना तो लोकसभा की सीट कोई दी और ना उनको कोई पूछा जा रहा है, कहीं नहीं है आज वो। तो अब वो शिवराज सिंह पर निशाना साध के मोदी के नजर में अपने नंबर बढ़ा रही हैं। और ये तय है कि शिवराज सिंह ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उमा भारती को उनकी राजनीतिक हैसियत बताई थी, और वो मध्य प्रदेश में फिर नहीं घुस पाई जब तक शिवराज रहे, और आज भी नहीं है। आज घर जरूर है लेकिन राजनीति नहीं है। ये सच है कि मोदी को खुश करना चाहती हैं, और मोदी इस वक्त संकट में है, संघ उनके खिलाफ है। संघ चाहता है तो उमा जी अब ये बताना चाहती है, क्योंकि उनकी मदद संघ ने भी नहीं की है, उमा भारती की मदद संघ ने भी नहीं की है, इसलिए अकेली पड़ी है, तो वो मोदी की तरफ जा रही है। और कमजोर निशाना शिवराज है। तो शिवराज पे बिना नाम लिए निशाना साधा है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जब 2005 से 13 कह दिया तो शिवराज का था वो इंगित है, ध्वनित है, साफ है, वो उसमें कोई नाम ना ले तो भी आ रहा है। मैं सवाल अगला करूंगा, वहीं लौटूंगा। सूत्रों की खबर, तमाम अटकलें कि संजय जोशी अध्यक्ष, नए आपके शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री और मोदी राष्ट्रपति और अमित शाह गुजरात के सीएम। देखिए बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन उनके साथ में अगर हम प्लस माइनस देखें, 74 साल के हैं आपके राजनाथ सिंह साहब, गडकरी साहब जरूर 68 साल के, लेकिन तुलना करें तो संघ को शायद ज्यादा प्रिय अब लगने लगे हैं शिवराज, पहले उनके थे। फिर और भी नाम है। तो जितनी परिस्थितियां स्थितियां हैं, यही वजह है कि इतनी जो छीछा लेते, और साथ में कहीं यह भी निकल रहा है कि यदि आपको राजनाथ सिंह को बाहर करना है
तो फिर आप उपराष्ट्रपति बना दीजिए, उपराष्ट्रपति राजनाथ सिंह, और रास्ता साफ, क्लियर है। तो क्या ये जो गणित है, तमाम जो गुणा भाग है, ये बड़े मुफीद हो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में? देखिए संजीव जी, एक बात कहता हूं कि राजनीति में कब क्या हो जाए, वैसे तो कहा जाता है त्रियात्र चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतुम मनुष्य, लेकिन अब राजनीति, भारत की राजनीति इतनी अनप्रडिक्टेबल हो गई कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जहां तक बात जो है शिवराज सिंह की, तो आप एक बात मानिए, शिवराज सिंह संघ के प्रिय क्यों हैं? आप मध्य प्रदेश घूमे हैं, आपका मूल राज्य है, मैं तो 3 साढ़े 3 दशक से यहाँ हूँ, देख रहा हूँ, घूमता हूँ। संघ का जितना बड़ा इस विस्तार इस राज्य में हुआ है, और वो शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुआ है। इससे पहले संघ इतना समृद्ध नहीं था। संघ की हर बात शिवराज सिंह ने मानी है और आज भी मान रहे हैं। तो संघ नरेंद्र मोदी को चुने, जो बार बार चुनौती दे रहे हैं, ठीक है, एक लेवल पे लाए उन्होंने, राज्य देश में बीजेपी को एस्टेब्लिश किया और संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। लेकिन आज संघ को भी ये समझ में आ गया है कि हिंदुत्व का एजेंडा एक दीवार पर आके लग गया है। मेरा सवाल, कोई भी पूछेगा, क्या 25 करोड़ मुसलमानों के लिए आप हिंदू राष्ट्र बनाते वक्त नया देश लाएंगे, या उनको किसी और देश में भेजेंगे, या भारत का एक विभाजन और करेंगे, या फिर समुद्र में फेंक देंगे, या गाजा पट्टी बनाएंगे, क्या करेंगे? ये बात संघ को समझ में आ गई कि संभव नहीं है। इस देश में लोगों को, भारत के लोगों को, हिंदू मुसलमानों को, दोनों को ये समझना पड़ेगा कि आपसी सहमति और भाईचारे के साथ इसी देश में रहना है, कोई दूसरा देश नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप हिंदुस्तान बना लोगे तो 25 करोड़ कहाँ जाएंगे? इसका मतलब ये है कि आप एक और हिस्सा देश का बंटवारा करो। तो ये जो चीज है संघ समझ रहा है, और यही चीजें जो है, जब संघ प्रमुख कहते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति हिंदू है, हर व्यक्ति भारतवासी है, तो ये जो चीज आई है उनका नजरिया बदला है, क्योंकि उन्होंने कई बार, अरुण जी बीच में टोक रहा हूं, कई बार उन्होंने साफ साफ कहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर मत ढूंढो, मुसलमानों से जो वो पींगे बढ़ाते हैं, बार बार जाते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में हुआ ना, 2 दिन पहले गए ना वो, तो चीजें तो निकल रही है कि उन्हें हिंदू राष्ट्र के साथ में बिना मुसलमानों के नहीं वो कर सकते, और वो कई बार कह चुके हैं कि सब एक है, आपने जो कहा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ संजीव जी की इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री मंच से कपड़ों से पहचानने की बात करता है, मंगलसूत्र और बिंदी लूटे जाने की बात करता है। उस पार्टी के पितृ पुरुष जब ये बात कहते हैं तो आपस में कंट्राडिक्शन तो है, तो इन्हीं की वजह से अटकलें आई हैं। तो संघ भी चाहता है कि देखिए, अब जहां तक पहुंच गए, जब नरेंद्र मोदी 303 से 240 पे आ गए, तो संघ को ये समझ में आ रहा है कि अब ये सिक्का पिट गया, अब ये घोड़ा दौड़ से बाहर, ये लंगड़ा हो गया, अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतनी बदनामी हुई है। कोई जो पार्टी के मानक सिद्धांत थे वो सब खत्म हो गए, नैतिकता खत्म हो गई, जितने डाकू चोर थे सब बीजेपी में आ गए। अजीत पवार उदाहरण देख लीजिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी मंच से 70,000 करोड़ के घपले का आरोप लगाते थे, दूसरी तरफ जब वो बीजेपी के साथ आ गए तो गले लगा रहे थे। तो ये जो साबित हुआ है, संघ को लगता है, अभी भी मेरा मानना है, संघ की अपनी आइडियोलॉजी है, संघ अपने रास्ते चलता है, उस आइडियोलॉजी से सहमत असहमत होना सबके उसमें है, लेकिन संघ अभी वो सब नहीं कर रहा है उस तरह से जैसे नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और उसको ये भी समझ में आया कि इससे भला नहीं होने वाला है, इससे फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि करोड़ 2 करोड़ का मामला नहीं है, गाजा पट्टी में तो कुछ लाख हैं, यहाँ तो 25 करोड़ है, हर 5वां आदमी है, क्या करोगे आप? तो ये जब चीज समझोगे, और इस देश में देखिए वर्ग संघर्ष, धर्म संघर्ष, जातीय संघर्ष के बाद 1 और 4 का रेशियो, फिर भी कोई चैन से नहीं रह सकता। अगर मुसलमान खत्म होंगे तो हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और ये बात संघ को समझ में आ रही है। तो अब वो रास्ता देख रहा है कि कौन ऐसा चेहरा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी भले ही ये कहते रहे कि मेरे घर अहमद आता था, मेरा दोस्त था, लेकिन शिवराज सिंह के साथ मुस्लिम जुड़े रहे हैं, आज भी जुड़े हैं, उनके रिश्ते हैं, मुसलमानों के बीच में वो लोकप्रिय हैं, उन्होंने गोल टोपी लगाई है, उन्होंने इफ्तार की है, इफ्तार पार्टियां सीएम हाउस में की हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद बंद हुई। तो संघ को मालूम है कि ये एक चेहरा है जिस पर वो दांव लगाएंगे, तो एजेंडा तो संघ का ही रहेगा, लेकिन चेहरा वो रहेगा जिसको सब अपना 360 डिग्री में मुड़ भी जाते हैं, 360 डिग्री एंगल वो है। तो इस तरह से ये देखिए कुछ भी हो सकता है। अब एक बात संजय जोशी की
मैं नाम लेके कहूंगा, संजय जोशी के साथ एक जमाने में संजय जोशी इतने ताकतवर थे, जब वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा इसलिए ले लिया था कि वो जिन्ना की मजार पर गए थे, जाके वो लेके आए थे, संघ के कहने पर लेके आए थे। उन संजय जोशी को नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने कहां पहुंचाया, उसमें भी मध्य प्रदेश की भूमिका थी, कैसे उनका चरित्र हनन किया गया। और उसके बाद मतलब जैसे पाकिस्तान के साथ व्यवहार होता है, संजय जोशी के साथ उसी तरह का व्यवहार हुआ, और उनको दूध की मक्खी तो छोड़िए, उनको पूरी तरह से राजनीतिक रूप से उनकी हत्या करके उन्हें एक किनारे किया गया। फिर भी संजय जोशी खड़े रहे। आज संजय जोशी और प्रवीण तोगड़िया दो नाम आते हैं। संजय जोशी तो है, प्रवीण तोगड़िया कहाँ गए? वो भी मोदी का शिकार हुए, मरणासन पड़े पाए गए थे। तो ये जो चीज है संजय जोशी के लिए, संजय जोशी योग्य है, बेहतर पढ़े लिखे और बहुत कुशल संगठक है, और ये उन्होंने प्रमाणित किया था। और कैसे उनको बाहर किया गया, आज मुरली मनोहर जोशी जी जीवित हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी जीवित हैं, और पुराने बड़े नेता जीवित हैं। अगर उनका मन टटोला जाए और वो सच बोल दे तो पूरा सच सामने आ जाएगा। और उसी सच की वजह से आज संघ, आज जो हम जिस अटकल पे बात कर रहे हैं, वो अटकल आई उसी वजह से है कि उन्होंने देख लिया कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं है। वो व्यक्ति है, वो अपने आगे किसी को नहीं गिनता है, न संघ है, न पार्टी है, कुछ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी में क्या है? एक मैं और एक मेरा, तीसरा कौन? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे जगत प्रकाश नड्डा की इतनी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी के बराबर कदम से कदम मिला के चल रहे? आपने देखा है, एक बार हमने तो देखा है कैमरे पे अमित शाह ने उनका हाथ पीछे खींच लिया था। अरे राजनाथ सिंह को माला से बाहर होते देखा है। मैं अरुण जी दो छोटे छोटे सवाल में खत्म करूंगा, करिए एक आध लाइन में, फिर दो छोटे सवाल। मैं वही कह रहा हूं कि अब संघ को समझ में आ गया है कि हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो जिसकी स्वीकार्यता हो। वो है, शिवराज सिंह के चेहरे में वो है। अब एक बात और भी है कि ये भी संभव है कि अगले कुछ दिनों में शिवराज सिंह पर तमाम चीजें फिर वो सब खुल जाएं। अभी तो इकबाल सिंह बैस और संजय पाठक हैं, कल को फिर वो फिर व्यापम, फिर उमा भारती ने ये मांग की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, व्यापम का जो मसला है उसमें सही जांच होनी चाहिए। कहा उमा भारती, आप कह रहे हैं, इसीलिए कही उन्होंने वो चीजें उठाई है, वरना उमा भारती का क्या मतलब था बोलने का? वो खुद फंसी थी व्यापम, वो खुद फंसी थी व्यापम में, खुद भी फंसी। खैर, वो बोली क्यों? वो उन्होंने मुद्दा उठाया क्यों? क्योंकि उनको अपने आप सपना नहीं आया है। मैं मानता हूं कि उनसे कहा गया है, ना वो नहीं बोलती। वो जो अपना बीच बीच में भर मुंह, शिवराज मेरे बड़े भाई हैं, और आज वो कहती है बिना नाम लिए कि 5 से 13 तक। तो आपने कौन सी कसर छोड़ी थी? आप तो भाजपा छोड़ के गई। तो अब मोदी को खुश करने के लिए उन्होंने ये किया है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दो सवालों में खत्म करूंगा, इसलिए बहुत जरूरी है सवाल मैं पूछूंगा योगी आदित्यनाथ। आपने क्योंकि हिंदुत्व की बात की, आपने एजेंडा की बात की, वो सबसे बड़ा चेहरा है, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है देश में, उसमें कोई शक और शुबा नहीं। लेकिन ना उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए, शिवराज का दोनों के लिए, अध्यक्ष पद के लिए भी बार बार बात होती है और प्रधानमंत्री पद के लिए भी बार बार बात होती है। 14 में तो आडवाणी जी ने खुले तौर पर बोला था, वो है सारा पब्लिक डोमेन में, और उन्होंने खुलकर बोला था। तो ये जो योगी आदित्यनाथ है, क्या संघ भी इनसे अब हो गया है, आजिज आ गया है कि हो गया बहुत, आप ठीक है? और क्या जो आने वाला 27 है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की विदाई भी आप देखते हैं कि अब हुआ, आपको कुछ और काम दे दिया जाएगा, ऐसा देखते हैं कि जाइए तो मठ में लौट जाएगी? संजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ को इस देश में सरवाइव करना है, तो फिर योगी जी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। क्योंकि खुलेआम, योगी जी और मोदी जी दोनों के लिए, क्योंकि खुलेआम आप देश की 1/4 जनता को अगर निशाने पर ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, कितना एकदम, चाहे वो संभल की मस्जिद के अंदर खुदाई हो, मुसलमानों के साथ हिंदू, मुसलमानों का हिंदू पिट रहे हैं, महिलाएं पिट रही हैं वहां कांवड़ियों से, चारों तरफ जो है ना, मैं वही कह रहा हूं कि आपने अराजकता कट्टरता को आप कहां तक ले गए हैं। और वहां भी बीजेपी में बहुत खींचतान मची हुई है। आप देखिए, केशव मौर्य के बयान सुनिए, कहां कहां क्या हुआ है। अब चरम पर पहुंच चुकी है कट्टरता, इसके आगे कट्टरता का कोई स्थान नहीं। कट्टरता तभी रह सकती है जब आप देश का बंटवारा कर दें, या 25 करोड़ मुसलमानों को का स्लॉटरिंग करा दें, उनके लिए उनको बुचरिंग करा दें, उनकी नृशंस हत्या कराएं, लगाएं फांसी, सबको मार डालें। तभी, जब देश में मुसलमान अगर जब तक रहेंगे, और जब तक आपको देश एक रखना है, या तो बंटवारा करिए या मार डालिए। वो तो दोनों चीजें आपके हाथ में नहीं है और संभव नहीं है आपके लिए। तो अब संघ को ये समझ में आया कि मुसलमानों को, जो बार बार ये कहा कि सब देश के हैं, सब हिंदू है,
साथ लेके, उनको विश्वास में लेके, ये बता के कि उनको भी बराबर का हक है। मैं कहता हूं, आप कानून बदलना चाहते हैं, बदलिए। रोज रोज मार क्यों रहे हैं? एक दिन लगाइए ना सारा कानून के देश का हर नागरिक, उसके लिए एक कानून है, कर दीजिए। वो भी नहीं कर रहे हैं। एनआरसी आ रही तो कहीं कुछ आ रहा है, बरसों बरस खेल चल रहा है। वो बिल्कुल टोपी बिल्कुल और बिल्कुल। कपड़े देख के मत करिए, लोगों को रहने दीजिए। और संघ को अब ये बात समझ में आई है। क्यों? एक बात और मानिए, भले ही मणिपुर छोटा राज्य है, लेकिन वहां आज तक जो आग सुलग रही है वो इस देश में बहुत घातक है। वो चिंगारी कहीं ना कहीं अगर एक विस्फोट का रूप धारण करती तो नॉर्थ ईस्ट पूरा खतरे में पड़ेगा। ये भी संघ को और मोदी को ध्यान रखना है। आप बोलिए मत, प्रधानमंत्री होके आपके मुंह से एक शब्द ना निकले, लेकिन धर्म के आधार पर और जात के आधार पर जो हिंसा देश में हो रही है, जो विभाजन की रेखा खींची है, जो खाई खुदी है, वो देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए आत्मघाती है। और ये बात संघ समझ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अरुण सर एक चीज और जानना चाहूंगा। देखिए, हम जो 11 साल मोदी जी का युग है, 11 साल से कुछ अधिक समय, अंतर्राष्ट्रीय जो फलक है उस पे हम बेहद बेहद हमको दिख गया, जब हमारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, कोई दुनिया का देश हमारे साथ नहीं खड़ा, एक आध दो कंट्री को छोड़कर, वो भी बाद में छिटक गए, पलट गए। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि हम उस मोर्चे पर फेल हैं, आर्थिक तो छोड़ दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर क्या शिवराज जैसा चेहरा यदि प्रधानमंत्री जैसा कि निकल रहा है कि संघ चाहता है, तो क्या उसके पीछे यह भी वजह है कि वो, आपने मुस्लिमों का कहा कि मुस्लिमों के प्रति उनका जो एक रवैया या उनके प्रति मुस्लिमों का कुछ स्नेह जो आपने कहा, तो ये भी एक वजह होती कि उनके नंबर्स या जो ऊपरी पायदान पर इसी कारण भी है कि वो शायद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी कुछ चीजें, क्योंकि हम आप देखते हैं कि दुनिया हमारे साथ दूर खड़ी हुई है। एक टिप्पणी छोटी सी, फिर आखिरी सवाल। संजीव जी, मैं एक बात कहता हूं, आप शिवराज का चेहरा हटाइए। पद पर जो व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी ने सारी सत्ता अपने पास रख ली। जो योग्य भाजपा के नेता थे उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया। जो नौकरशाह थे, जो उनका यस सर, राइट सर, ओके सर करने वाले, उनको आज देश का विदेश मंत्री कौन है? देश का चेहरा कौन बना है? एस जयशंकर विदेश मंत्री है, अश्विनी वैष्णव जो है वो मोदी का स्पोक्स पर्सन है, हरदीप पुरी अलग है, अर्जुन मेघवाल, ऐसे कहां गए वो बड़े बड़े नोट? क्या नरेंद्र मोदी के रहते कैबिनेट में कौन है कोई नहीं जानता। कैबिनेट का महत्व खत्म हो गया है। अगर एक प्रधानमंत्री होता तो उसके साथ उसकी कैबिनेट के चेहरे दिखते थे। और मोदी की रणनीति अब राज्यों में पहुंच गई। उन्होंने जो मुख्यमंत्री मनोनीत किए हैं वो भी यही कर रहे हैं, वो अकेले हैं। तो नरेंद्र मोदी ने खुद को, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने खत्म करने की कोशिश संघ को की, उन्होंने पार्टी खत्म की, और उन्होंने जो लीडरशिप थी पार्टी की, क्यों वसुंधरा राजे क्यों हटी? कैसे जो लोग जो मोदी के समकालीन कहां गए? नरेंद्र मोदी जो है वो ये चाह रहे थे कि सारी सत्ता उनके पास रहे। और वही कौन विदेश मंत्री मजबूरी में भेजा गया। क्या विदेशों में कोई पूछे तो हमें लोगों को एकदम याद नहीं आते कौन मंत्री कहाँ है। शिवराज सिंह चौहान जब रहेंगे, अगर चेहरा है, मतलब रहेंगे कि नहीं रहेंगे अलग बात है, लेकिन शिवराज सिंह, कयास अटकलें सूत्रों की खबर, हम तो इसी पे बात कर रहे हैं, हम कुछ हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो उनके साथ वरिष्ठतम लोग थे उनकी कैबिनेट में, और सब रहे, सब चले। तो एक मुखिया जो बनता है उसके आसपास जितने योग्य लोग होते हैं उनको सबको आगे लाके मिलके, कैबिनेट क्या है? योग्य लोगों का एक समूह जो मिल बैठ के फैसले करे। यहाँ कैबिनेट क्या बनी? नरेंद्र मोदी की पसंद का आदमी, भले ही वो अयोग्य है या वो राजनीति से नहीं है, उसको राजनीति नहीं आती है, ये इन्होंने जो किया है, शिवराज सिंह चौहान वो नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो योग्यतम लोग हैं, शिवराज सिंह को उनको साथ लेके चलने की आदत है, क्षमता है, और उन्होंने वो ये चीज मध्य प्रदेश में करके दिखाई है। संघ ये समझता है, अरे भाई उनसे योग्य भी होगा विदेश मंत्री तो वो काम करेगा ना, वो किसके लिए करेगा? पार्टी के लिए करेगा, भाजपा के लिए करेगा। अभी जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? नरेंद्र मोदी के लिए कर रहा है। और मैं जो बात कही आपने उस पर कहता हूं, पाकिस्तान का मामला, पाकिस्तान के आगे एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी दोनों इतने फेल हुए। युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप करते हैं और ट्रंप पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर को, जनरल मुनील को बुला के साथ में खाना खिलाते हैं। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पद पा जाता है, और नरेंद्र मोदी, और मतलब कहां गए एस जयशंकर, कहां गई विदेश नीति? चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। हमारे सीडीएस ने माना है कि 3 दुश्मन थे, चीन ने अपने सारे हथियार आजमाए, तो क्या बोलोगे? अच्छे
5-5 मिनट में कपड़े बदल लेना और घना और मंगोलिया में जाके डमरू बजा लेना और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करना, डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार कर लेना, जिसको दोस्त कहा नरेंद्र मोदी ने, उस देश की क्या गत कर दी। मोदी जी अमेरिका में थे जब हमारे लोग हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजे गए थे। ये जो चीज है, नरेंद्र मोदी आत्मकेंद्रित वो समझते हैं कि मैं ही देश हूं, मैं ही बीजेपी हूं, मैं ही संघ हूं और मैं ही सत्ता हूं। संघ को वो आदमी चाहिए जो माने संघ की सत्ता, जो माने भाजपा की सत्ता और खुद को प्रधान सेवक या चौकीदार ना कहे और ये कहे कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। क्योंकि जो चीजें आई तो चौकीदार चोर बना, चौकीदार चोर बन गया है और अब तो सब चोर साबित हो रहे हैं। खुद को चाहे ईडी को डांट पड़ रही है, सीबीआई को डांट पड़ रही है, सारी चीजें हैं। तो मोदी और शिवराज सिंह में ये अंतर है और ये बीजेपी सबसे पहले समझ रही है। राइट सर, राइट सर। मैं आखिरी सवाल करूंगा। देखिए अरुण जी, बार बार होती है, राहुल गांधी कहते हैं कि जब ये सत्ता से हटेंगे तो जेल जाएंगे। जब इन्होंने छेड़ा था अमित शाह ने, वो जो शरद पवार साहब को, तो उन्होंने कहा तड़ी पार कहा था। सारा सबका इतिहास है, भूगोल है, सब कुछ कोई छुपा हुआ नहीं है। तो क्या ऐसे में जो ये निकल कर आता है तथा कथित फार्मूला, सूत्रों की खबर, अटकलबाजी, कि देखिए अगर मोदी पद से हटे, वो तो वही है कि शेर की सवारी है, गिरे तो शेर खा जाएगा। उन हालातों में तो अब दोनों के समक्ष यदि ये वास्तव में फार्मूला यदि बढ़ रहा है बहुत गंभीरता के साथ आगे, जैसे मेरे सोर्स जो मैंने बताई गुजरात से जो साथी हैं संघ के बड़े करीबी, उन्होंने कहा कि जो पूरे का पूरा के अध्यक्ष कौन कौन होगा, जो अगला प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति और फिर सीएम गुजरात, तो दोनों जो भाई हैं गुजराती बंधु, कि आप लौट जाइए झोला उठा के गुजरात अमित शाह साहब और ले लीजिए सीएम का पद चुपचाप, और जो महोदय हैं साहेब वो ले लीजिए राष्ट्रपति पद। नहीं तो फिर वही है कि शेर की सवारी है, गिरे तो शेर खा जाएगा। यही विकल्प बचा है, मानने के अलावा कुछ चारा बचता नहीं है। अंतिम टिप्पणी आप। देखिए मेरा ये कहना है कि बहुत अनिश्चितता है कुछ भी कह पाना और कहना, क्योंकि अभी क्या होगा। अभी तो नरेंद्र मोदी कुर्सी पर डटे हुए हैं, बैसाखियों के भरोसे डटे और ताकत दिखा रहे हैं, और ताकत का ही परिणाम है कि शिवराज सिंह को घेरा जा रहा है। और किसके जरिए घिरवाया जा रहा है कि उमा भारती ने सीधे सीधे बोला है। तो ये राजनीति सबको दिख रही है और ये तो पक्का कभी कभी कहा नहीं जा सकता कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। अमित शाह जेल हो आए हैं, उनको बहुत अनुभव है। मैंने सीबीआई के दफ्तर में उनको घुसते हुए और पूछताछ होते हुए देखा है, मैं सीबीआई कवर कर रहा था। सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने जो कुछ किया है, जैसे जैसे लोगों को जेल डाला है, जिन जिन चीजों में जेल डाला है, तो वो कानून वो व्यवस्थाएं आपने ही वो मानदंड सेट किए हैं, वो उदाहरण आपने तय किए हैं कि कोई भी जेल चला जाएगा, किसी को भी आप जेल में डाल दीजिए। बरसों बरस लोग जेल में रहे हैं राजनीतिक उसमें प्रधानता में। तो वो खेल जो शुरू किया है, वो जब आप कई बार होता है कि आप यूं उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, अंगूठा ऊपर को जा रहा है, वो भी आता है। तो वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जितनी कटुता गांधी परिवार के प्रति नरेंद्र मोदी ने फैलाई है, 65 साल की मेरी उम्र होने जा रही है, बचपन से मैं जान रहा हूं, इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। किसी भी परिवार के प्रति इस तरह की हरकत किसी भी उस नेता ने नहीं की जो देश का प्रमुख है। बहुमत के साथ जनता ने चुना था। पूरा 11 साल का समय गांधी परिवार को कोसने और देश को बेचने में लगाया, इसके आगे कहीं नहीं लगाया। आज सारी बड़ी संस्थाएं कहाँ हैं? नोटबंदी का असर क्या हुआ? कितना ब्लैक मनी वापस लौटा? आप जीएसटी को गाली देते थे, आज जीएसटी कहाँ है? कफन पर भी जीएसटी शायद अब हटाया है। तो जो चीजें हैं, सारे की सारी चीजें नरेंद्र मोदी ने वही किए जिसको लेकर के वो कांग्रेस को गाली देते थे। तब उनको डॉलर की कीमत में प्रधानमंत्री की उम्र से आगे निकलता था, देश की इज्जत गिरती थी। आज यूरो 100 रुपए। अरुण सर, इसलिए तो मैंने कहा कि ये विकल्प मानने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप पद से पर नहीं रहे किसी, तो फिर तो बहुत मुश्किलें होनी, ये तो तय है ना सर। फिर कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। और ऐसा नहीं है कि आज शिवराज सिंह निशाने पे हैं तो कल मोदी नहीं आएंगे क्या? घर में लड़ाई होती है तो फिर एक बात और समझ लो, भाई जैसा दुश्मन नहीं होता है कोई। अगर भाई जैसा साथी भी नहीं हो, भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। अगर ये जो भाई साहब वाले लोगों में अगर दुश्मनी होगी तो भाई की दुश्मनी देखने को मिलेगी हम लोगों को। राइट सर, सर एक बहुत सुंदर शानदार चर्चा, थोड़ी लंबी हो गई दर्शकों के लिए, लेकिन बड़ी सारगर भी थी। देखिए चीजें निकलती हैं। आपने शुरू में ही कहा कि धुआं उठा है तो कहीं आंख तो लगी हुई है, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने जो कहा
कि राजनीति बड़ी अनिश्चितताओं की खेल है, उसी क्रिकेट की तरह जैसे कब कौन आपको दिखता है कि बहुत आसान है लक्ष्य और हार जाती है वो टीम जो आसान लक्ष्य समझती है, और कई बार बहुत कठिन लक्ष्य होता है, उस कठिन लक्ष्य को पा लिया जाता है। तो वैसे ही राजनीति है और इसमें कुछ भी हो सकता है। अरुण जी, बहुत अच्छी शानदार चर्चा, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इतना वक्त देने के लिए। तो मित्रों, आपने सुन लिया अरुण दीक्षित जी, और हम बात यही कर रहे थे। जो देखिए, मैंने पुनः दोहराऊंगा कि राजनीति तो अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें अटकलें अनेक बार सही होती हैं, कयास, और देखिए हम लोग तो विश्लेषक हैं, बिटवीन द लाइन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि जो बीता ये मोदी ईरा है, युग है अमित शाह और मोदी का, इसमें बार बार हम लोग फेल हुए हैं, कहीं कोई शक और शुबा नहीं, हम मानते हैं, स्वीकारते हैं। और फिर इसके पीछे बहुत सारे गणित और ज्ञान है कि इलेक्शंस कैसे जीते गए, साफ दिखता है सड़क पर, मैदान में, जमीन पर, धरातल पर कि क्या होने वाला, और फिर सब कुछ बदल जाता है। तो क्यों बदल जाता है ये आप लोग जानते हैं कि बदलने की वजह बहुत कुछ है। कभी ईवीएम को निशाने पे लिया जाता है, और अब तो निकल कर आ गया है ना कि कैसे वोटर लिस्ट में, कि महाराष्ट्र में आप ये देखिए कि जो वहां वयस्क लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा वोटर है, उसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो बेईमानियां ही बेईमानियां, मक्कारियां ही मक्कारियां, सारी संस्थाएं अपने हाथों में, कि सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना जिसका दायित्व जिम्मेदारी है, तो इसमें तो होता है। फिर भी जो कुछ चल रहा है, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल ठान रखा है कि अब बहुत हुआ, और उसकी वजह यही है कि जो मोदी अहम ब्रह्मा, जो उनको कहीं ये भ्रम है, और विश्व गुरु की छवि तो तार तार होगी, जैसे हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सुना आपने अरुण दीक्षित को, और हम बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो सारा जो एक था ना कि प्रतिमा खंडित हो चुकी है, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल टूटने जैसी स्थिति में है, कगार पर। और ब्रांड मोदी देख लिया, जो कहा भी अरुण जी 303, 240, वो बार बार फिर निकल रहा है कि आगे क्या, बिहार में मुश्किल है, बंगाल में कठिनाइयां हैं। तो ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। और जो कहीं निकल रही है खबरें कि शिवराज अध्यक्ष पद के दावेदार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री पद के बहुत मुफीद उम्मीदवार, संघ यदि ठान लेगा, चाह लेगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा। अब ऐसी स्थिति है। और संजय जोशी अध्यक्ष, और फिर जो हमने कहा, यदि आपको बचना है, जो आपने अब तक 11 सालों में बोया है, और वो कटना शुरू होगा, तो फिर क्या क्या होगा, वो जो कह रहे थे अरुण जी। तो ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प है कि चुपचाप राष्ट्रपति पद संभाल लीजिए साहब। और ये जो अमित शाह साहब हैं कि जाइए गुजरात को आप सुशोभित करिए, देश को बख्श दीजिए। तो ये सारा कुछ चर्चा आपने सुनी, आपकी अपनी क्या राय है पूरी चर्चा पर, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।